क्या दोस्तों, मैं प्रशांत यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज तारीख है 28 फरवरी 2022 और शुरू करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का विश्लेषण कि आज क्या क्या न्यूज़ में है। तो सबसे पहले वही महायुद्ध रूस और जो यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो अभी रूस ने अपने जो परमाणु हथियार हैं उनको लट पे रख दिया है। मतलब एक कहीं ना कहीं धमकी दी है यूक्रेन को कि अगर ये युद्ध ज़्यादा आगे स्तर तक बढ़ता है तो हम परमाणु हथियार का भी यूज कर सकते हैं। और बाकी सारे विश्व के देश जो हैं और खुद यूक्रेन यही कह रहा है रसिया से कि वार छोड़ना यार, किस लिए इतना पंगा लेके रखा हुआ है। आकर आपस में बैठते हैं, बातों सुलझाते हैं। और यही बड़ी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है लोगों के विचारों की कि आपका अगर कुछ मतभेद है तो आप सामने आइए, बैठिए और उसका हल निकालिए। चलिए, ये तो पहली खबर थी। अगली खबर है, आपको पता ही है कि यूक्रेन में जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए थे उनको दिल्ली लाया गया हुआ है और जो अभी बचे हुए हैं उनको भी लाने की कवायद शुरू है। तो निश्चिंत रहिए, सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से वापस आएंगे। अगली खबर यहाँ पर हिट एंड रन केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। उसके मुताबिक बोला गया है कि जो इस तरीके का हिट एंड रन मामला होता है, हिट एंड रन मामला क्या होता है? देखिए, हिट एंड रन का मामला होता है कि आपने हिट किया किसी को, मार के फिर भाग गए। हिट एंड रन वो होता है, आप मतलब रोड पर हैं, रोड पे आपने अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया, किसी को चोट पहुंचाई, वो या तो चोटिल हो जाए या मर जाए और फिर आप वहाँ से भाग गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे तो हिट एंड रन मामला होता है। ऐसे में आपको अगर मौत होती है तो 8 गुना मुआवजा आपको देना पड़ेगा। और ये भी है कि अगर मतलब पहले क्या था कि पहले 25,000 रुपये थी, अब 2 लाख उसकी हो गई। और अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो पहले था कि आप 12,500 रुपये दे के कम निकाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये एक नया मतलब संशोधन जोड़ा गया है इसके साथ। कुछ आगे खबरें जान लेते हैं। अगली खबर ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं किए गए हैं तो नहीं मिलेगा फंड आपको। अगर कोई स्टेट है उसको अपने 80% जिलों में मनरेगा का लोकपाल नियुक्त करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो फंड जो धनराशि देते हैं मनरेगा के लिए वो हम आप लोगों को नहीं देंगे। अभी जान लेते हैं कि मनरेगा क्या होता है। तो मनरेगा महात्मा गांधी जो ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन के लिए एक क्या कहते हैं रोजगार एक्ट था ना, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था। हालांकि अभी प्रपोजल चल रहा है कि वो 150 दिन का हो जाएगा। तो मनरेगा ये हो गया कि ग्रामीण लोगों को, और अभी डायरेक्ट मनरेगा का पैसा लोगों के अकाउंट में जाता है। समझ में आ गया कि ये रोजगार गारंटी योजना थी, 100 दिन का था, अब 150 दिन का हो गया है। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल एक ऐसी विधि है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, जिसके तहत अगर कोई सरकारी फर्म या सरकारी संस्था अच्छे से काम नहीं कर रही है, नॉट ओनली सरकारी संस्था, अगर कोई सरकारी जो मतलब कोई सर्विस में है, सरकारी सेवा में है, सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप लोकपाल में जाके शिकायत कर सकते हैं। और फिर लोकपाल उस संस्था के खिलाफ या उस जो पर्टिकुलर सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके खिलाफ वो अपना एक जांच प्रोसीजर शुरू करेंगे। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग सजा भी दी जाएगी। तो ये लोकपाल हो गया। तो ये बोला गया कि बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है मनरेगा में, तो आप लोकपाल को नियुक्त कीजिए, क्योंकि वो उसमें जो धांधली हो रही है उसको उसकी देख रेख करेंगे, उस पर जांच बिठाएंगे। तो जो फंड होगा या जो ज़रूरतमंद लोगों की इच्छाएं हैं या जो उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उनको मिल पाएंगी। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का कल चुनाव था। तो 53.93 जो परसेंटेज है वो मतदान हुआ है। थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है क्योंकि 60+ चल रहा था। यहाँ पर एक खबर और है, सेवाओं में खामी पर मोबाइल यूजर्स जा सकते हैं उपभोक्ता अदालत। आपको पता ही है कि जब भी हमारा कुछ वो चाहे किसी मटेरियल से हो या किसी ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं से हो तो हम उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट पे ना आके आप जो हमारी उपभोक्ता अदालत है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप अपना इस तरीके का केस कर दीजिए अगर आपको मोबाइल यूजिंग फैसिलिटीज़ में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से कोई दिक्कत हो रही है। और ये किसके तहत हो रहा है? ये हो रहा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत। ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें ये था कि आप मध्यस्थता का उपाय था, एक वैधानिक प्रकृति। मध्यस्थता मतलब कि अगर हम मान लीजिए उपभोक्ता हैं और एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई भी मान लीजिए एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसके बीच में कुछ इशू आ गया, मान लीजिए कि जैसे BSNL है, उसका कॉल जो कट रेट है या हम बीच में बातें करते हैं कॉल ड्रॉप जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को लेके हम
वहाँ पे जा सकते हैं, या हमारा कोई रिचार्ज के ऐसा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं। बट बहुत पहले उपभोक्ता अदालत भी बनाई गई थी, कंज्यूमर फोरम जिनको बोलते हैं, तो बोला है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ना आके आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, वो भी आपके उसको लेंगे। और कहा गया है कि बहुत पुराना एक्ट था 1885 का, अब हमारा जो नया एक्ट बन चुका है 2019 में कानून के तहत जो नया एक्ट बना था, उसमें भी हालांकि मध्यस्थता का सहारा लेने का विकल्प था, तो बोला कि उसके तहत आप इस तरीके के उपभोक्ता अदालत में चले जाइए। ये केस वोडाफोन कंपनी का और किसी के यूजर्स का था। बाकी बात कर रहे थे राजधानी दिल्ली के, तो यहाँ पे है लैंडफिल साइटों पर कचरा बना रहा है दिल्ली के भूजल को जहरीला। तो आपको पता ही है कि जो कचरा रहता है वो ऐसी जनरली फेंक दिया जाता है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में एक पूरा लैंड मान लेते हैं और वहाँ पर पूरा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि गंदगी जो होती है वो धीरे धीरे ज़मीन में रिसोर्सेज चली जाती है। तो जो हमारा भूजल होता है, पृथ्वी की जो जल है, जो कि बहुत स्वच्छ है, पीने के लिए हमारा यूज होता है, वो दिन प्रतिदिन जहरीला होता चला जा रहा है। तो ये खबर है। बाकी आपको पता ही है कि दिल्ली से सटी हुई एक नदी निकलती है जिसका नाम यमुना है, और उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो ये बोला गया है कि मतलब जो दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने कहा है कि दिल्ली जो मतलब जो गंगा, ये सॉरी यमुना नदी है, उसकी सफाई को लेकर दिल्ली सरकार थोड़ा सा और गंभीर हो जाए। हालांकि गंभीर है, और गंभीर हो जाए तो अच्छी चीज़ होगी। और हमें अपनी नदियों का इस तरीके से जो सुंदरीकरण है और उनका जो सफाई का करते रहना चाहिए, जैसे क्लीन गंगा, क्लीन यमुना, ये बहुत सारे मिशंस भी चल रहे हैं। आगे इधर है कि चोरी के मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। बहुत कुछ चल रहा है, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऑथेंटिक जगह से जाके ही मोबाइल लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने को लॉन्च होगी गाइड बुक। अभी देखिए, बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं अभी जनरली लोग ज़्यादा ले नहीं रहे हैं। क्या लेते हैं, 3 सीटर जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट के काम आता है, हम सवारी गाड़ी का यूज़ करते हैं, या बहुत कम 2 व्हीलर जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो यूज होती हैं। इनका सबका चार्जिंग स्टेशन अभी तक इतने फुल फ्लेज्ड हो नहीं पा रहे हैं हमारे देश में, ना इतने ज़्यादा बन रहे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो चार्जिंग स्टेशन बनाने में लोगों को उतना वित्तीय फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर क्या होता है कि 80% से ज़्यादा, कहा भी गया कि 80% से ज़्यादा ऐसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको घर पे ही चार्ज किया जाता है। तो एक गाइड बुक जारी होगी जिससे कि घर की जो बिजली का मतलब देने का तरीका है वो भी और इन्हेंस्ड हो, कि लोग अगर घर पे चार्ज कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही पूरा ज़माना हो। और आप देख लेना, विदिन 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 2025, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2030 के बाद रेयर ही कोई ऐसी गाड़ी होगी पर्सनल यूज के लिए या थोड़ी बहुत सवारी यूज के लिए जो कि हमारी पेट्रोल या डीजल से चलती हो। सारी की सारी ईवी में चेंज हो जाएंगी, और ये समय की मांग है, होनी भी चाहिए ऐसे। बाकी कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं कि कहाँ क्या है, डी में दाखिला हो रहा है, अभी चलेगा, दिल्ली की खबरें हैं। इसके बाद है भारत से चोरी हो गई 44 मतलब 14 धरोहर ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं वापस। तो चोरी हुई थी, अब वो वापस आ रही हैं बोला जा रहा है। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा पॉलिटिकल ये खबर है कि 45 साल में आई थी 13 धरोहरें, अब सिर्फ 7 साल में आ रही हैं 194 जो हमारी भारतीय धरोहर की जो मूर्तियाँ थीं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है या इस समय मोदी जी की सरकार है वो काफ़ी अच्छा स्टेप ले रही है। बट मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि हर एक सरकार अच्छे स्टेप लेती है अपने देश की धरोहर को सजोने में और अपने बाहर देशों से अब लाने में। यहाँ आ रहा है, अच्छी बात है। फिर मोदी जी ने कहा है कि हर क्षेत्र के नेतृत्व के लिए महिलाओं को सराहा है और कहा है कि उनकी हिस्सेदारी बहुत आवश्यक है। देश की संस्कृति, भाषा और आयुर्वेद की महत्ता पर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि महिलाएं जो कि मतलब हाफ पॉपुलेशन ऑफ किसी भी कंट्री की होती हैं, आधा हिस्सा होती हैं, तो उनका हर क्षेत्र पे आगे आना और उनका हर मतलब मेन के साथ जो पुरुष हैं उनके साथ कंधे पे कंधे मिला के चलना बहुत मतलब बड़ी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। और आजकल आपको पता है कि वीमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बोला है। इसके बाद एक इधर है कि भारतीय जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है। तो इस तरीके की जो हैकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, वो एथिकल हो या नॉन एथिकल हो, करते हैं, मतलब वैलिड हो या इनवैलिड हो, बट लोग करते हैं। और इस वही बता रहे हैं कि इंटरनेट का जो ये जो पूरा इंटरनेट का दुनिया है, ये बहुत ही वोलेटाइल है। तो इसमें प्लीज़ आप भी अगर आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ सहजता से आइए और अपने आप को काफ़ी अच्छे से उसमें रिप्रेजेंट करवाइए। बाकी जो ड्रोन है, आपको पता ही प्रेडेटर ड्रोन 30 भारत अमेरिका से ले रहा है, उसके चर्चा चल रही है कि आप हमें दीजिए। और अंतिम तौर पे है बहुत जल्दी हमारे देश में 30 जो ड्रोन है वो आ जाएंगे।
इसके बाद आपको एक और यह खबर थी कि मुंबई में 1 घंटे बिजली गुल रही है। जब बिजली गुल किसी एक एरिया में नहीं, पूरे एंटायर मुंबई में चली गई थी, तो उससे क्या होगा कि ट्रेनों का जो जाना आना था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ, ट्रेनें थमी रहीं। तो इसकी कुछ इस तरह की जाँच बचाएगी कि भाई इतने 1 घंटे तक इस तरीके से कैसे बिजली कट हुई। बाकी कुछ ये छोटी-छोटी छोटे किसानों के हित में थे, कृषि कानून, ये जो चीज़ें हो गई, पूर्ण मकसद अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, वो आरोपित के पक्ष में जाता, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे, इतना कुछ खास नहीं था। बाकी आपको पता ही है कि चुनाव चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं या अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, जैसे ये लड़ाई घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रवादियों के बीच है, तो अपनी अपनी विजन है। बाकी इधर कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो हाथी साइकिल पर नहीं आती हैं, कमल पर आती हैं। राजनाथ जी बोले, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी भाषाएं, पूरा पॉलिटिकली 2 पेपर है। बाकी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट से भी आपको नहीं क्लियर दिखता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं रोज़ की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे मैं 5 दिन तक का ही रखता हूँ, 5 दिन के बाद जो उससे पहले की पीडीएफ होती हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे फिर इसके बाद मतदान के लिए 2 जुलमा भाई गए, तो वहाँ और सेम ड्रेस पहन के गए, सेम कॉस्ट्यूम में गए, तो वो वहाँ पे जो जवान थे वो चकरा गए कि कैसे क्या, बाद में दोनों सब साथ में आए, तो एक कहीं ना कहीं हंसी की भी बात हुई। इसके बाद लोगों का आशय है इस मामले में डॉक्टर्स बातचीत कर रहे हैं या छानबीन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हो सकता है 22 जून से कोरोना की चौथी लहर आ जाए, हो सकता है, आशंका है। बट आपको पता ही है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का मोस्टली जो वैक्सीनेशन हो चुका है, तो हम कहीं ना कहीं इस डर से दूर हैं, और 3rd लहर ने हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो 4th लहर क्या बिगाड़ेगी। अब हम लोग समझदार के साथ साथ क्या होता है, इम्यूनाइज हो भी गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी यूक्रेन हमला है, वही फिर से मैं बोलूँगा कि वार छोड़ना यार। इसमें बोला गया कि स्विफ्ट एक ऐसी वित्तीय लेन देन की प्रणाली है जिससे रसिया को हटाया गया है। स्विफ्ट का यह फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वाइल्ड लाइफ इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेन देन होता है, जैसे हमारा हम आरटीजीएस करते हैं ना, इस तरीके से स्विफ्ट भी एक तरीका है पैसे का आदान प्रदान करने का। तो ये बताया गया है कि इसमें किस तरीके का हटाया जा रहा है उसको, तो क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। बाकी फिर वही प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, धमकी दी है परमाणु बम की, तो उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। कनाडा ने बहुत जो, और यूरोपीय देश, रूसी के विमानों की जो वायुमार्ग है वो बंद कर दिए हैं। तो अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स चलेंगे युद्ध के। फिर आपको पता ही कि रूस के खिलाफ यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंच चुका है, वहाँ पे भी अब इसमें बात होगी। हालांकि रूस के पास वीटो पावर रहती है, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी वहाँ पे आमजन और सेलिब्रिटी सब ने हथियार उठा रखे हैं, ये बताया गया है कि क्या है वहाँ पर इस तरीके से सारे लोग, सारा आम मानस जन, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि रिजर्व डिफेंस रहती है, वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं वहाँ उनको भी जैसे अपने यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, ऐसी इस तरीके की होती है कि उनको तैयार किया जाता है और फिर इसके बाद अपने घर में वो चले जाते हैं। अब उनको, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रशिक्षण ले चुके हैं, अपने घर में हैं, अब उनको घर पे लोगों को दे दिया गया है और वो वेपन से अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी वही है कि एक बहुत हिंदुस्तान के जो सॉफ्ट नेचर को वो दिखाने के लिए बात हो रही है कि यूक्रेन के एक सैनिक परिवार को संभाल रही है हरियाणा की नेहा, एक 13 वर्षीय लड़की है। बाकी यही वही बहुत सारी खबरें हैं कि क्या क्या है। मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से होगा हथियारों की बढ़ जाएगी होड़। अभी क्या है कि जैसे अभी कल की बात है, कल जापान भी कह रहा है कि हम यूएसए से किस तरीके का एग्रीमेंट करेंगे जिससे कि ये पता हो जाए कि कल को अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है तो वो मेरे पास न्यूक्लियर पावर रहे, या अमेरिका खुद आके मेरा सपोर्ट करे। क्योंकि जापान का ना तो न्यूक्लियर पावर है, वो उसने सारा तहस कर रखा है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं उसके पास, ना ही इस तरीके की कोई क्या कहते हैं फ्रंटियर आर्मी है जो कि युद्ध में लड़ सके। तो वही बोले हैं कि हमें यूएसए से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से अगर होगा तो आप हमारे साथ आएंगे, फिर आप आनाकानी नहीं करेंगे। क्योंकि यूक्रेन के साथ आपने यूक्रेन पहले क्या था आपको बताता हूँ, पहले यूक्रेन ने भी अपना एक वो कर रखा था, ये मतलब न्यूक्लियर वेपन उसने भी बनाए थे, बट एक ट्रीटी के तहत उसने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दिए। आज अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद थोड़ा बहुत डिटरेंस क्रिएट होता रसिया के भी दिमाग में, बट ऐसा नहीं हुआ। अब यूक्रेन तो कह रहा है कि ये तो गलत हो गया यार, हमने तो आपके कहने पे कर दिया और आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से अब क्या होगा कि अब जितने भी देश है ना, होड़ बढ़ जाएगी इस तरीके के हथियार रखने के, क्योंकि वॉर का कुछ पता नहीं कब किससे हो जाए। एंड हर एक इंसान डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, नॉट इंसान, हर एक कंट्री डिटरेंस मतलब डर भय क्रिएट करने के लिए अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो अब इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डिफेंस का
ये जो हथियार कौन बनाती हैं? अमेरिकन कंपनीज। तो अभी क्या होगा कि इतना सब कुछ चल रहा है, कोरोना की महामारी चली दुनिया में, बट अमेरिकन कंपनीज फ़ायदा उठाएंगी क्योंकि वो इस तरीके के हथियार बनाती हैं। और इस तरीके के युद्ध इसी तरीके का ही, देखिए हर 5 साल में एक युद्ध ऐसा होता है ताकि ये विश्व को दिखाता रहे कि भाई हथियार रखना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा मतलब फ्रेम किया जा रहा है चीज़ों को। अभी क्या होगा कि जो छोटे छोटे देश हैं वो भी हथियार लेने की होड़ पे लग जाएंगे। वो अपने खाने के लिए जो तरस रहे थे वो खाना कहेंगे भाई 2 दिन कम खाते हैं बट हम हथियार ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोची समझी चाल भी होती है लोगों की कि इस तरीके से कोई युद्ध हो और फ़ायदा पे दूसरे लोग उठाएं। तो अमेरिका को तो फ़ायदा होगा ही होगा, वो अपनी कंपनियों का फ़ायदा बढ़ा देगा। इसके बाद कहीं ना कहीं चीन भी इस मामले में बहुत आगे है, चीन का भी होगा। यूरोपियन कंपनीज भी क्यों इतने हीरो बन रहे हैं यूरोपियन कंपनीज? इसी वजह से कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इस तरीके का मटेरियल, हथियार। और जब इस तरीके से युद्ध कोई करेगा नहीं तो उनकी बिक्री कैसे होगी? तो युद्ध को कैसे करवाया जाए, क्योंकि मैंने आपसे जब से मैं कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, आपने देखा होगा पहले भी मैं बोला था कि शुरुआत में, अगर शुरुआत इस फरवरी की शुरुआत में देखा जाए तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि युद्ध होने की आशंका थी। इवन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी बोल रहे थे कि हमें तो कुछ लगता नहीं, सब शांति है, पता नहीं आसपास के लोग क्यों कर रहे हैं। बट इतना भड़काव हुआ कि स्थिति ला दी। होता नहीं कि आप अगर आपको कोई बोल दे कि अरे आप दुबले लग रहे हो, तो हमें भी लगता है कि अरे यार ऐसा तो नहीं कि हम दुबले लग रहे हैं। तो फिर हम इतना ज़्यादा सोच जाते हैं कि हम दुबले हो जाते हैं। तो वही चीज़ होगी कि युद्ध हो जाएगा। वो उनको लगा कि सच में युद्ध हो जाएगा क्या, और देखा फाइनली युद्ध हो गया। और इनको फ़ायदा किसका होगा? वही जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं। अब पैसे लेके वो तो अपना निकालेंगे। बाकी रसिया तो खुद युद्ध में आ रहा है, तो रसिया की जो कंपनियां हैं उनकी बिक्री तो घटी जाएगी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स मैंने सारे में दे रखे हैं, आप प्लीज़ टेलीग्राम से इस पेपर को और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने के लिए आएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टाइम लग जाएगा। बाकी ये कुछ कंपनी हैं 2019 की शीर्ष 8 हथियार जो बनाने वाली कंपनी जिनकी बिक्री हुई थी। देखिए सारी की सारी अमेरिकन हैं। 5 जो शुरुआत की हैं, ये देखिए यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन, आपको पता ही है, LNT जिसको बोलते हैं अमेरिका की है, बोइंग अमेरिका की है, नॉर्थरोप ग्रेमेन ये भी अमेरिका की है, रेथियोन ये भी अमेरिका की है, जनरल डायनेमिक्स ये भी अमेरिका की। ये 5 कंपनियां हैं जिनका देखिए ये यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर 53-33 ये इनका पूरा है कि कितना इन्होंने बिक्री की है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे आता है ABSI चाइना आता है, फिर वेव सिस्टम्स आता है ब्रिटेन का, और फिर एक CETC आता है चीन का। तो ये इनका ही फायदा होगा, ये करेंगे। तो ये एक मेरा थोड़ा सा अनुमान है। और युद्ध के पीछे की जो होता है ना कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके पीछे उसकी बहुत ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो युद्ध के पीछे भी बहुत सारी कोडिंग डिकोडिंग होती है, लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या सोचते हैं। तो ये सारा सब कुछ है। बाकी अगर विचारों में देखा जाए तो एक तो वही रूस के इरादे का बताया गया है कि क्यों ऐसा कर रहा है, और इसके बाद एक नया आर्टिकल है कि संघीय ढांचे की खोखली आड़। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या होता है कि कुछ अधिकार होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि उन दोनों के बीच में आदान प्रदान बना रहता है, वो चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे पावर्स का हो, या किसी चीज़ का हो। तो ये मतलब इस तरीके से बोला गया है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने बोला है कि जो संघीय ढांचा है ना हमारा, संघीय ढांचा मतलब है कि स्टेट एंड सेंटर, वो उनके बीच में एक चीज़ होनी चाहिए जो कि ऐसा नहीं हुआ है, वो आड़ जो है वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके बाद संकीर्ण स्वार्थों की बेड़चड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको पता ही है कितने बड़े युद्ध चल रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्वार्थों की वजह से ही बस संयुक्त राष्ट्र कुछ कर नहीं रहा ज़्यादा खास, उस पर ये है। बाकी कुछ चीज़ें हैं कि युद्ध को देखते हुए यही है कि आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है भारत को, और भारत को क्या, हर एक देश को युद्ध सामग्री के लिए इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आ रहा है पन्ना में 2 दिन चली नीलामी में बिके 3.151 करोड़ के हीरे। अभी क्या है कि पन्ना में 2 दिन, पन्ना कहाँ है? पन्ना है मध्य प्रदेश में, और एकमात्र है हीरे की खान। तो वहाँ पे हीरों की नीलामी हुई है जो इतने की बिके। मेरा से यही था आपको बताना कि पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है और हीरे की खान है वहाँ। इसके बाद कुछ ऐसी राजनीतिक खबरें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर वही यूक्रेन हमला, पूरा वार छोड़ना, यार मैं बोलता हूँ ना, कुछ नहीं मिलेगा किसी को। तो उसी चीज़ पे ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो बोला गया है कि अब जो हमारा कच्चा तेल हो जाएगा वो $100 अरब के पार हो सकता है, क्योंकि अभी पैसे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
कीमतें आगे होंगी, आप समझ ही जा रहे होंगे कि अब क्या होने वाला है। अगर आप ये रोज़ डिस्कशन समझ रहे होंगे तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद आधार पर पड़ी है 3.5 लाख गाँवों के ब्रॉडबैंड जोड़ने की योजना। देखिए, एक है डेटा प्रोटेक्शन बिल, अगर उसको पास नहीं किया जाएगा तो इस तरीके की चीज़ों को ब्रॉडबैंड से लोगों को जोड़ने से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पे आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक बताइए तो कि भाई हमने एक एक्ट बनाया है जिसके तहत लोगों का डेटा जो होगा वो प्रोटेक्ट हो सकता है। इसके बाद जो बीएसएनएल लेके आ रहा है, तो जैसे ही ये मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ये ब्रॉडबैंड की जोन हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी अभी तक टेंडर्स थे सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। इसके बाद कुछ और ऐसी खबरें हैं जो कि इतनी आवश्यक नहीं है। वीज़ा के लिए 31 दिसंबर तक साक्षात्कार में छूट दे दी गई है, तो जो लोग जाना चाह रहे हैं वो 31 दिसंबर तक साक्षात्कार में छूट है। आपको पता ही है उत्तर कोरिया जो टाइम पे मिसाइल परीक्षण करता रहता है, न्यूक्लियर वेपन परीक्षण करता रहता है, फिर से वो अपना कर रहा है और उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। ये देखिए, यही डिटरेंस होता है कि नॉर्थ कोरिया पता है काफ़ी मतलब खतरनाक देश है, बट उसका कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि उनको सबको पता है कि अगर इसके खिलाफ को जाएंगे तो इसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कितना ज़रूरी होता है इस तरीके का हथियार रखना, ये आप समझ रहे होंगे। बाकी क्रिकेट में कल इंडिया ने श्रीलंका को सुपर साफ कर दिया है। एक अभ्यास मैच में जो स्मृति मंदाना क्रिकेटर हैं, वीमेन क्रिकेटर हैं भारत की, उनको सर पे चोट लग गई, हालांकि चोट इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व जूडो ने व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। और क्या था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रविवार को विश्व खेलों में सबसे सीनियर अधिकारी पद पर अस्थायी रूप से मतलब अभी हटाया गया है, क्योंकि आपने ऐसे युद्ध कर दिया किसी खिलाफ। और होता है ना कि आप एक हीरो इंसान को आप इस तरीके से मानद पद पर रखते हैं, अगर आप इस तरीके से कोई एक्ट करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा आप डिग्रेड हो जाएगी आपकी वैल्यू, तो इस वजह से हटा दिया है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सप्तरंग में कुछ कहानियाँ हैं जो कि आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक खबर और है कि हर एक विटामिन डी फायदेमंद नहीं होती। तो इसमें बताया गया कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं कि उसके सारे वेरिएंट्स फायदेमंद हो। विटामिन डी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है हमारे शरीर की, बट विटामिन D2 जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 फैक्ट्स हम उसके मान सकते हैं कि D2 और D3 क्या होता है। बाकी फिल्मी दुनिया के कुछ खबरें हैं। तो ये था 28 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर का पूरा विश्लेषण। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल रखिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, इस विश्व युद्ध से आपको क्या समझ में आ रहा है। कोई भी युद्ध अच्छा नहीं होता, ये तो बिल्कुल है, बट आपके हिसाब से ये युद्ध किस दिशा को जाएगा या इसके क्या और क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड